नमस्कार, मैं आरती गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर किड पर। आज का विषय है कक्षा 8 का संसाधन, ज्योग्राफी का चैप्टर। मोनू और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिस वस्तु का उपयोग मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करूंगी वो मेरे संसाधन हो जाएंगे। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है वह भी संसाधन है, क्योंकि इससे मैं अपनी डेली नीड्स की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हूँ। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। इसलिए वो सारी चीजें आपके काम की हैं। एक वस्तु अर्थात पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। मतलब कि एक वस्तु या पदार्थ जो मेरे काम का है और जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मेरा संसाधन बन जाता है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। तो संसाधन वो वस्तु बन जाती है जिनके लिए हमको पैसा देना पड़ता है या जो किसी मूल्य की होती है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। तो इसकी की वस्तु की यूटिलिटी और यूजिबिलिटी क्या है, इस तरह उसके मूल्य को निश्चित किया जाता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। तो सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, वैल्यू। मूल्य होती है वैल्यू और उसका अर्थ है कि ये वस्तु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल नहीं होता। कुछ संसाधन जो हम खरीद के लाते हैं तो उसका आर्थिक मूल्य हो गया, और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरमा भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। तो क्या मतलब कि जो चीज हम खरीद के ला रहे हैं बाजार से उसका मूल्य है, लेकिन अगर हम पृथ्वी की सुंदरता के बारे में बताएं या उसकी चीजों को इस्तेमाल करें तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन ये दोनों संसाधन ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आर्थिक मूल्य का हो चाहे वो अनार्थिक मूल्य का हो। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट
करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वह आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे दादी के नुस्खे होते हैं या दादी की रसोई होती हैं, तो वहां पर जब तक वह खाना घर के लिए बनाती हैं तब तक तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन अगर वो पेटेंट करवा लेती है अपने नुस्खों को, दवाइयों के, और उसको फिर जब केमिस्ट शॉप बेचने लग जाता है, तो वो उसका आर्थिक रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं। समय और प्रौद्योगिक दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो समय का मतलब है टाइम, और प्रौद्योगिक का मतलब है यहाँ पर टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिक किसी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई भी लेटेस्ट नॉलेज चाहिए होती है चीजों को बनाने के लिए, समय और टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। ये दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित होता है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जो लोग हैं वो खुद ही अपने आप में इंपॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। ये लोग के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। तो ये लोगों का खुद का आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरी है जो खुद ही नए नए रिसोर्सेज की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंतः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। तो हमने यहाँ पर देखा कि हर एक खोज और आविष्कार एक नया आविष्कार देती है। आग की खोज हुई तो खाना बनने लग गया, और जब अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ तो पहिए का आविष्कार हुआ, जिसमें क्या हुआ, परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हो गया। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम टेक्नोलॉजी होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, उसने क्या करा, जो पानी बहता था उससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने का काम किया, और टेक्नोलॉजी ने, और टेक्नोलॉजी की वजह से अब वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन गया। संसाधनों के प्रकार, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज कैसे कैसे कितने कितने होते हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज को नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन में वितरित किया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं पहले नेचुरल रिसोर्स के बारे में। प्रकृति संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिकांश संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्रकृति संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं और उसके अंदर हम कुछ संशोधन या मॉडिफिकेशन नहीं करते, तो वो रिसोर्सेज हमारे प्रकृति संसाधन कहलाते हैं। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्रकृति संसाधन हैं। तो ये सारे आपके प्रकृति संसाधन हैं जिसमें हम लोगों ने कोई भी संशोधन नहीं किया है और इनको उपयोग में ले लिया है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो इन सारे रिसोर्सेज में प्रकृति ने हमें
फ्री गिफ्ट दिए हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्रकृति संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में हम जो ये नेचुरल रिसोर्स हैं उसको अच्छे से यूज करने के लिए हमको टेक्नोलॉजी और टूल्स की जरूरत हो सकती है। प्रकृति संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो नवीकरणीय जिसको फिर नवीन कर सकते हैं, फिर से बना सकते हैं, तो रिन्यूएबल सोर्सेस, और अनवीकरणीय होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नवीकरणीय रिसोर्सेस वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो जल्दी से वापस बन जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। ये कुछ कुछ इतने ज्यादा हैं कि मानव कितना भी इस्तेमाल कर ले वो खत्म नहीं होते। जैसे सौर और पवन ऊर्जा, जैसे आपका सोलर, जैसे सन की लाइट वो, और विंड एनर्जी। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। तो लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा सॉइल, फॉरेस्ट और वाटर को यूज करेंगे तो उसके स्टॉक जो होगा उसमें कमी, भंडार में कमी आती जाएगी। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जल वैसे तो असीमित है और जल बनता रहता है ग्लेशियर्स के पिघलने से, लेकिन आज मेजर प्रॉब्लम बन गई है वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में, क्योंकि वहां पर जल के स्रोत सूख गए हैं। अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। मतलब कि ये है तो नेचुरल रिसोर्स, लेकिन इनका स्टॉक लिमिटेड है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। एक भंडार है, अगर हमने उसको इस्तेमाल कर लिया है तो उसको बनने में बहुत हजारों वर्ष लग जाते हैं, वो एकदम तुरंत नहीं बन जाता। यदि यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। तो जो मानव की जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है इनको बनने में। तो ये वाले जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्रकृति संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो जो नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम क्लाइमेट के हिसाब से, उसकी भूभाग के हिसाब से और उसकी ऊंचाई के हिसाब से वितरित करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। क्योंकि रिसोर्सेज अनइक्वल होते हैं हर जगह, तो इनका जो विभिन्नता है या संसाधन का जो वितरण है वो असमान हो जाता है। मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्स, आप नाम से जज कर सकते हैं कि जो मानवों द्वारा निर्मित संसाधन होंगे उनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। कभी कभी प्रकृति पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। तो कभी कभारी जो नेचुरल सब्सटेंस है वो रिसोर्स तब बन जाते हैं जब उनका जो मूल रूप है उसको बदल दिया जाता है। लॉ आयस उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था।
तो जो आयरन है, आयरन ओर्स, वो रिसोर्सेज नहीं थी। कब तक? जब तक लोगों ने आयरन वहां से एक्सट्रैक्ट करना नहीं सीखा था। लोग प्रकृति संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो लोग जो प्रकृति संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका उपयोग पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन और वाहन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारे रिसोर्सेज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जो टेक्नोलॉजी है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। इसलिए हम जैसे लोग प्रकृति संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति से सर हिला दिया। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिक उपलब्ध हो। तो हमारे जो स्किल्स हैं, नॉलेज है और आइडिया है या टेक्नोलॉजी हो, तभी हम मानव निर्मित वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है। तो इसलिए मनुष्य क्या है? खुद एक तरह का स्पेशल रिसोर्स है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो आपकी एजुकेशन और हेल्थ लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो बहुत सारे रिसोर्स के निर्माण करने में समर्थ लोगों की जो नॉलेज होती है, तो वो आपकी कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। संसाधन संरक्षण, कि कैसे हम जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाएं। मोना ने एक बुरा सपने देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के प्रति सतर्क नहीं रहते तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो जाएंगे। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कता पूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं उसको बहुत अच्छे से यूज करना या केयरफुली यूज करना, और उन रिसोर्सेज को बनने का समय देना क्या कहलाता है आपका? रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब रिसोर्सेस को बचाना। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता के लिए करना और भविष्य में वो संसाधन हमारे काम आए, उसके लिए उन संसाधनों का संतुलन बनाना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। तो हम संसाधनों को बहुत सारे तरीकों से बचा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और
पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। तो व्यक्ति क्या कर सकता है कि जो वस्तुएं हैं उनको टाइम दे सकता है कि वो वापस बने। तो हर एक व्यक्ति रिसाइकल, रिडम्पशन और रीयूज जब चीजों को करेगा तो वो अपना योगदान संसाधनों को बचाने के लिए करेगा। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। और ये डिफरेंस है क्योंकि सारे जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। तो उन्होंने क्या करा, चीजों का रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूस करे रिसोर्सेज को वेस्ट होना। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। मतलब कि अपने रिसोर्सेज को एक तो बचाएंगे और अपनी पृथ्वी को जिंदा रखेंगे। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक कागज पे ABCD लिखा और उसके बाद दूसरी शीट पे पहुंच जाते हैं। अगर नीचे जगह है तो उस कागज का इस्तेमाल करें। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है और आपको शायद पता नहीं होगा कि कागज बनाने के लिए पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा होती है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। अब मुस्तफा ने क्या कहा कि जैसे व्यर्थ में बिजली जली रहती है तो उसको क्या करो, आप बंद कर दो ताकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कुछ बच पाए। फिर इतने में दूसरे ने कहा कि जो मुस्तफा है उसने बोला कि जो विद्युत है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वो जल से और कोयले से हमें मिलती है। और फिर उसने बोला, लड़की ने, कि मैं विश्वास दिला रही हूँ कि घर में जो जल बेकार हो जाता है, जैसे आज सभी के घर में AC है, तो AC के पानी को इस्तेमाल करा जाए बल्कि ना कि उसको बाहर फेंक दिया जाए। आशा ने कहा, ये चीज आशा ने कहा कि मैं जल को बर्बाद नहीं करूंगी। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचे कि मैं इस चीज को बचाऊंगा या मैं कुछ अपने लिए करता हूं या अपनी धरती के लिए करता हूं, तो ऐसे अगर सभी सोचेंगे तो धीरे धीरे जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म नहीं होंगे। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। तो हमारा जो देश, हमारा जो अर्थ का भविष्य है वो किससे जुड़ा है? मेंटेन करना और प्रिजर्व करना हमारी नेचुरल रिसोर्सेस को उससे जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। क्या जो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज करते हैं या जितने भी सारे रिसोर्सेज होते हैं, क्या सस्टेनेबल हैं? पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और पृथ्वी पे जो डाइवर्सिटी है लाइफ की उसको भी बचाया जाए। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम है उसको कम से कम हानि पहुंचाई जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करें।
जो जीवन हमें मिला है उसकी केयर करें और सभी का आदर करें। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, मानव जीवन की क्वालिटी इंप्रूव करना, लाइफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करोगे? एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके, सुबह वॉकिंग करके, अच्छा खाना खा के, रिसोर्सेज को बचा के, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। जो अर्थ की विटिलिटी है और डाइवर्सिटी है उसको संरक्षण करके, प्रकृति संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। जो आपको प्रकृति के संसाधन मिले हैं उसको कम से कम खत्म करके, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। पर्यावरण के प्रति हर एक व्यक्ति अगर कोशिश करेगा या अभ्यास करेगा तो परिवर्तन आएगा। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो जो कम्युनिटीज हैं उनको पर्यावरण की देखभाल करना कैसे, जैसे पेड़ लगाना, नए नए पौधे उगाना, सिंचाई करना, ये सब करना। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।